नमस्कार दोस्तों। आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब एआईबी एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। ये बात सच है। अब एआईबी के एग्ज़ाम को पास करना आसान होगा। उसका रीज़न ये है या उसकी चीज़ें क्या हैं, उसके लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से एआईबी के एग्ज़ाम को इजीली पास किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको दूसरी पहले मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिव डेट के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो टेंटेटिव डेट की अगर हम बात करते हैं, एआईबी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अभी अगर हम एआईबी E19 के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में अभी वर्तमान में तो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट एआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकती है। आपको रेगुलर अपडेट के लिए ऑफिशियल सोर्सेज चेक करते रहना चाहिए। आप बीसीए की साइट पे जाइए, आप एआईबी की साइट पर जाइए, वहाँ जाके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। बाकी हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आप जो मैंने आपके सामने एक वीडियो जो आपको वो दिखाया था, टॉपिक दिखाया था कि एआईबी एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, तो वो किस तरह से आसान हो सकता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले एआईबी का सिलेबस थॉरली समझें, सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएं और उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रियोरिटाइज करें। देखो, बहुत सारे ऐसे भी बेयरएक्स हैं जिसमें से 10 नंबर का आने वाला है और जिसमें से 2 नंबर का ही आने वाला है। और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है भाई, कंपनी लॉ के आपने बेयर एक्ट को देखा, वो इतना मोटा बेयर एक्ट है। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है और अगर उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है, एक बार सिलेबस को हम थॉरली देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस कितने कितने बेयर कौन कौन कितने कितने मार्क्स का किस बेयर एक्ट में से आने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि कंपनी लॉ में से 2 नंबर का ही आने वाला है। 2 नंबर के लिए आप कितना कंपनी लॉ को पूरा का पूरा बेयर एक्ट पढ़ोगे, और आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से 10 नंबर का आने वाला उसको आप टच नहीं कर रहे हो। सीपीसी में से 10 नंबर का आने वाला उसको आप टच नहीं कर रहे हो। फैमिली लॉ में से 10 नंबर का आने वाला उसको आप टच नहीं कर रहे हो। बट तो इसीलिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कौन से बेयर एक्ट में से कितने नंबर का पेपर आने वाला है और मुझे किस बेयर एक्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है। वो आपको उसके लिए प्रायोरिटी देनी ज़रूरी होगी ही होगी। ठीक है ना, उससे आप बच नहीं सकते हैं और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि AIB18 में कुछ बच्चों के मैसेजेस ऐसे आए थे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेयर एक्ट में से मिले ही नहीं हैं। बेयर एक्ट में से ना मिलने के पीछे का रीज़न ये भी था कि कुछ बेयर एक्ट हम लोगों को पता ही नहीं थे कि वो बेयर एक्ट भी लेकर जाने हैं। तो इस चीज़ का भी एक बार आप क्रॉस चेक करोगे कि कौन कौन से बेयर एक्ट आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं अवेलेबल हैं। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बेयर एक्ट में अवेलेबल ही नहीं है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, वो आपके हैं केस लॉज, वो है आपके मैगजिम्स। ठीक है ना, इसको कैसे आप अवॉइड कर लोगे? इसको तो अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। आपको केस लॉस को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप अगर बाई चांस 10 या 15 नंबर का पेपर, आपका 20 नंबर का पेपर, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ऐसा मानना है कि 20 नंबर का पेपर केस लॉज और मैगजिम्स में से आ सकता है, तो भैया 20 नंबर तो अपने सिक्योर कर लो आप लोग। हमने इतनी सारी वीडियोस आपके लिए बना दी हैं। रिट्स के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो मर्जी हो जाए। रिट्स के लिए एक इतना अच्छा मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे के सारे रिट्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो एक बार उस रिट्स वाले जो आपकी वीडियो है उसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको रेट्स को समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, रेट्स में से भी अगर 5 नंबर का पेपर, या मैं कह रही हूँ आपका 3 नंबर का पेपर इसमें से आ जाता है केस लॉज का और मैगजिम्स को मिला के, तो 20-22 नंबर तो आपने अप्रॉक्सीमेटली अपने सिक्योर कर ही लिए। बाकी बचे 25 नंबर। ठीक है ना,
25 नंबर को निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए किस चीज़ को कब कितनी प्रायोरिटी देनी है वो आपको पता होना चाहिए। बेयर एक्ट का अध्ययन करें, बेयर एक्ट को डिटेल में पढ़ें, खास तौर पर डेफिनेशन, सेक्शंस, एक्सेप्शंस को ध्यान दें। कई सीधे सवाल बेयर एक्ट से ही आते हैं। अब भैया देखो, अगर सेक्शंस ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 143 को कैसे ओपन करना है, कैसे नहीं, इसके दिए होते हैं वहाँ पे। तो स्केड्यूल्स को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्केड्यूल्स हैं, कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, कहाँ पे पार्ट्स हैं, कहाँ पे सेक्शंस हैं। ये आईपीसी का क्वेश्चन है या सीआरपीसी का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपको अभी अच्छे से पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए फिर भी ऑब्वियसली दोबारा से मुश्किल हो सकता है। पर फिर भी मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि बेयर एक्ट को अगर आप ये सोचें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 महीने का समय है, इस 2 महीने के अंदर मैं पूरा बेयर एक्ट के, अगर मेरे पास 20 सब्जेक्ट्स हैं तो सारे 20 सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ दूँ, तो वो अब थोरली करना तो थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पार्ट है जो, उसको अच्छे से देख लीजिए, केस लॉस को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैगजीम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए, रिट्स के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये चीज़ें जो हैं आपको मेरे नज़र से मोर देन सफिशेंट है कि आप पेपर इस बार निकाल लेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, इससे आपके एग्जाम पैटर्न का पता लगेगा और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। यू हैव एटलीस्ट, यू हैव ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, सॉरी अप लेफ्ट, यहाँ पे आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। आपके पास 3 आवर्स का ही टाइम है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 3 घंटे में किस क्वेश्चन को कितनी प्रायोरिटी देकर, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको बाद में टाइम देना है, वो सारी चीज़ें आपको एडवांस में पता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एआईबी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको कर लीजिए आप। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट देकर अपने समय के सही मैनेजमेंट सीखें। कोशिश करें कि आप हर सेक्शन को समय पर कंप्लीट कर सकें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज मैटर्स। 3 आवर्स का जो आपका टाइम है, 3 घंटे के अंदर अगर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। एक पेपर तो निकाल के देखो एटलीस्ट 2000 जो AIBE18 था, एक बार तो करके देखो, उसे सॉल्व करके तो देखो कि आपसे 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितना इजीली आप उस पूरे पेपर में से आप बेयर एक्ट में से क्वेश्चंस को ढूंढ पाते हो। तो एक बार करके देखो, आपको खुद को अंदाज़ा होगा कि 3 आवर्स का जो टाइम है वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। आपको अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज़ करना होगा, किस हिसाब से करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन इन केस लॉस पर फोकस करें। जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस और लैंडमार्क जजमेंट्स पर ध्यान दें, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, केस लॉस आएंगे ही आएंगे। इवन बहुत सारे बच्चों ने ये बात मुझे बताई कि हम केस लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर थे ही नहीं, हम मैगजीम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर थे ही नहीं, हमें नहीं पता था कि ये भी आते हैं पेपर में। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि सेक्शंस आएंगे और उन पर्टिकुलर सेक्शंस में से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और हम इस पेपर को आराम से क्रैक कर लेंगे। पर डोंट फॉरगेट, 51% बच्चों को फेल कर दिया गया है इस बार। रीज़न ऑब्वियसली यही रहा होगा कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग जाते हैं कि भाई हमें तो सारा कुछ आता है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केस लॉज के बारे में हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आना ही नहीं है। सेक्शंस आएंगे, सेक्शन खोलेंगे और वहाँ पे आंसर दे देंगे। पर मान के चलना, पिछली बार जो AIB18 का एग्ज़ाम हुआ उसमें नॉट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि अगर ये चीज़ वहाँ नहीं है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा या कौन सी चीज़ वहाँ एप्लीकेबल होगी। नॉट वाले को कैसे कर लोगे अनलेस यू हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, तब तक कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए कह रही हूँ कि चीज़ों को पहले से ही एडवांस में थोड़ा सा तैयारी करके रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है और होगा भी। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए नोट्स बनाएं। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं, केस लॉज हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाएं रिवीजन के लिए। ये नोट्स बहुत मददगार साबित होंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें। ओपन बुक एग्ज़ाम है इसीलिए अपनी किताबों नोट्स को एफिशिएंटली रेफ़र करने की प्रैक्टिस करें। अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज रखें ताकि एग्ज़ाम के दौरान सही रेफरेंस मटेरियल को आसानी से ढूंढा जा सके। भैया आपके पास एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे उसमें इकट्ठे करते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे अब आप सोचें कि भैया अब मैं कहाँ से बेयर एक्ट क्यों निकालूं या कौन से बेयर एक्ट अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं। लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सारे स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखिए। कुछ लीगल वेबसाइट्स और ऐप्स जो बेयर एक्ट और केस लॉज प्रोवाइड करती हैं उन्हें डाउनलोड करें और उनसे प्रैक्टिस करें। हैं ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं। इवन मैं भी अपने वीडियोस के माध्यम से रेगुलरली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें केस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैगज़िन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या रिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, देखो केस इन AIB का पेपर निकालना आसान हो जाएगा। रेगुलर रिवीजन करें। लास्ट वीक में सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें और नए टॉपिक्स पर फोकस ना करें। बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स को अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरे बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, जो मैंने 3 साल में पढ़ना था वो अब मैं 2 महीने के अंदर ही सारा कुछ तैयारी कर लूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आसान होगा। तो जो टेंटेटिव डेट मेरे को समझ में आ रही है वही अक्टूबर नवंबर के आसपास ही मुझे समझ में आ रही है कि एग्ज़ाम जो हो सकता है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही हो सकता है। पर ये जो पॉइंट्स हैं 8-10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझिए क्योंकि देखो AIB का एग्ज़ाम निकालना रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तब जब आपने 3 साल की LLB की पढ़ाई कर ली है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आपने। तो चाहे आप प्रैक्टिस आगे करें चाहे ना करें पर COP तो एक बार ले लें, बाद में आपका मन नहीं लगेगा प्रैक्टिस में। तो मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं फिर आपके पास ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके अपनी वकालत को और LLB की डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो पर एटलीस्ट एक बार COP ले लीजिए क्योंकि आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा कि भाई मेरा AIB क्लियर हो चुका है, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। बाद में अगर आप चाहेंगे कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं इसमें कंटिन्यू करना चाह रहा वकालत में, तो इसको सरेंडर कर दीजिएगा आप। पर एटलीस्ट जब तक आप इसको सरेंडर नहीं कर रहे हैं एक बार COP के लिए ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो AIB निकालने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई और हेल्प की ज़रूरत होगी तो काइंडली मुझे मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे बता दीजिए। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए क्योंकि आप अगर खुद इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं या नहीं लेते हैं सो ऑल अप टू यू। बट हो सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करने से किसी और को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। तो काइंडली वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।